सर देखो बाबू, हम लोग फिजिक्स में सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे रीन्यूएबल सोर्स के बारे में और नॉन रीन्यूएबल सोर्स के बारे में। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या एडवांटेज है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज ये है कि ये तब तक ये एनर्जी आपको मिलेगा जब तक के अर्थ पे सन का लाइट पहुंचता रहेगा। जब तक के अर्थ पे सन का लाइट पहुंचता रहेगा तब तक ये एनर्जी आपको मिलता रहेगा। जिस दिन अर्थ पे सन का लाइट आना बंद हो जाएगा उस दिन ये सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म। जब ये सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा तो हमको जरूरत भी नहीं रहेगा, इसलिए कि हम भी नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी का पहला बेनिफिट ये है, पहला एडवांटेज ये है कि तब तक हमको प्रोवाइड होता रहेगा, ये तब तक हमको मिलता रहेगा नेचर से जब तक कि इस अर्थ पे सन का लाइट आता रहेगा। दूसरा कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी का दूसरा एडवांटेज ये है कि ये हमको नेचर में फ्रीली मिल रहा है, इसके लिए हमको पैसा देने की जरूरत नहीं होगी। हमको इसको लेने के लिए किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, हमको फ्रीली नेचर में अवेलेबल होगा। सनलाइट के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, हवा के लिए पैसा देना पड़ता है, वाटर के लिए पैसा देना पड़ता है अभी नहीं ना, ये फ्रीली हमारे नेचर में मौजूद है। तीसरा इसका क्या एडवांटेज है, तीसरा एडवांटेज ये है कि कोई पॉल्यूशन क्रिएट भी नहीं करता हमारे नेचर के अंदर। ये सनलाइट आता है तो पॉल्यूशन क्रिएट होता है जी, सनलाइट आता है हमारे एनवायरनमेंट में है पॉल्यूशन क्रिएट करता है कि हम लोग सनलाइट को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, सनलाइट को पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं। हम क्लोरोकार्बन इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या होता है अल्ट्रावायलेट रे डाउन पे आ रहा है सन के साथ, तो वो हमारा हम लोग की वजह से ऐसा हो रहा है। यानी ये जो नेचुरल रिसोर्स जो है रिन्यूएबल जो है एनर्जी का, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ये तीन एडवांटेज हुआ ना, ये तब तक मिलता रहेगा जब तक कि अर्थ पे सनलाइट आता रहेगा। दूसरा कि ये हमको नेचर से फ्री मिलेगा, इसके लिए कोई पे करना नहीं पड़ेगा। तीसरा चीज ये क्या होगा, ये किसी तरह का पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई किसी तरह का गंदगी प्रोड्यूस नहीं करता है। ये तीन एडवांटेज है। Excuse me, sir. It will be large and long as the earth receives sunlight. It will be large जब sunlight आता रहेगी, दूसरा it is free, it is free in nature में ये फ्री अवेलेबल है, इसके लिए किसी पैटर्न
पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, it cannot produce any pollution. It does not produce any pollution. ये किसी भी तरह का pollution क्रिएट नहीं करता है, एडवांटेज है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एडवांटेज का जानना कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का डिसएडवांटेज होगा। क्या होगा? डिसएडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये एक्सपेंसिव ज्यादा होने की वजह से, इसका इस्तेमाल ज्यादा होने की वजह से ये हमारे नेचर में खत्म हो सकता है। पहला करने के लिए ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने की वजह से वेरी एक्सपेंसिव, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने की वजह से तो इंडिया में हमारे जरिए हमारे नेचर भी खत्म हो सकता है। दूसरा, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है हमारे नेचर में, इसको लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। जैसे आपको ये एनर्जी लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, तो आपको देना पड़ता है उसका पैसा। वो ऑप्शन this energy या this energy we have to pay। आपको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। इसके लिए या इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। ठीक है। तीसरा, ये जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता पॉल्यूशन, ये क्या करता है? पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। ये प्रोड्यूस पॉल्यूशन इन आवर नेचर, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा कि रिन्यूएबल सोर्स का क्या एडवांटेज है। तो हम यही बोलेंगे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी तब तक हमको मिलता रहेगा जब तक सनलाइट अर्थ पे रिसीव होता रहेगा। दूसरा, कि ये हमको नेचर में फ्रीली अवेलेबल है, यानी इसके लिए हमको किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, ये किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। उसके बाद उसी तरह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या डिसएडवांटेज है? इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये हमारे नेचर में खत्म हो सकता है। जैसे कोयला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे इंजन पे चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल के खत्म होने की संभावना है। तो ये ज्यादा एक्सपेंसिवली यूज होने की वजह से ये क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। दूसरा क्या बताएं
कि ये जो है इसको ऑप्टेन करने के लिए, इसको गेन करने के लिए हमको क्या पे करना पड़ता है, कुछ पैसा पे करना पड़ता है, फ्री में हमको ये नहीं मिलता है। तीसरा कि ये जो है ये एनर्जी जो है जलने पर, बर्न होने पर क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। जैसे कोयला जलता है स्मोक क्रिएट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट करता है। उसी तरह पेट्रोल जलने पर स्मोक क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये सब चीजों के बारे में आपको मालूम होगा। कभी आप लोग आगरा गए हैं, ताजमहल के 30 किलोमीटर के रेडियस में, ताजमहल के 30 किलोमीटर के रेडियस इस 30 किलोमीटर रेडियस में कोई भी डीजल या पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ी नहीं चलती थी। बहुत बड़ा एरिया हो गया, कोई भी आदमी रिक्शा से नहीं जा सकता है, कोई आदमी साइकिल से नहीं जा सकता है, कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता। 30 किलोमीटर मेहनत लग गया, बहुत वक्त भी खत्म होगा। तो वहां जो है बैटरी पे चलने वाला या पर चलने वाला गाड़ी होता है, ठीक है, जिसको ई रिक्शा कहते हैं। ठीक है, यहाँ चलता है, यहाँ किसी तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। अगर पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो उसका स्मॉग जो है ताजमहल पे पड़ेगा, जिसकी वजह से ताजमहल गंदा हो सकता है, यानी उसका जो मार्बल है वो गंदा हो सकता है। तो वही बताने की बता रहे हैं कि ये क्या है, पेट्रोल चलने वाली गाड़ी को क्यों रोका गया, डीजल पे चलने वाली गाड़ी को क्यों रोका गया, वहां लकड़ी नहीं जलाया जाता, उस रेडियस में लकड़ी जलने वाली लकड़ी नहीं जलाया जाता। तो ये सब क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये सब फ्यूल जो है जलने पर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, और ये पॉल्यूशन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, हमारे ताजमहल को क्षति हो सकता है। इसीलिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो बाद में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा रिन्यूएबल सोर्स कौन कौन है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स कौन कौन है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स को हम उस कैटेगरी के फ्यूल को रखेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स में जो आज है, आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी को रखेंगे जो आज मिल रहा है, आने वाले जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक मिलेगा वो एनर्जी। ठीक है, यानी सनलाइट जब तक की सांस पे पहुंचता रहेगा। उसके बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, conventional source of energy is that type of energy which is extensively used। यानी वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी को रखेंगे जिसका एक्सटेंसिवली यूज होता है। एक्सटेंसिवली यूज का मतलब ये हुआ कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इट इज यूज इज वेरी लार्ज, इट इज यूज इन वेरी लार्ज अमाउंट इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें हम लोग ज्यादा अमाउंट में कौन कौन सा एनर्जी को मतलब इस्तेमाल करते हैं, कोल को इस्तेमाल करते हैं। और कि सर हमारे यहाँ तो कोल इस्तेमाल होता ही नहीं, हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। जितना भी बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है, जितना बड़ा बड़ा कल कारखाना है, वहां कोल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। अगर तुमने की कंपनी वगैरह अगर बंद हो जाए तो हमको जो भी प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगा ना। तो वही बता रहे हैं कि ये जितना भी कल कारखाने वहां जो है कोल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा कि पेट्रोल, पेट्रोल भी बहुत ज्यादा, तो हम अपने घर में तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं ना। आज कितना गाड़ी दरभंगा के अंदर में, बिहार के अंदर में चले आते
10-20 साल 25 साल पहले जाइएगा तो उतना गाड़ी नहीं था जितना आज के डेट में गाड़ी हो गया। सब गाड़ी पेट्रोल या डीजल पे चलती है दरभंगा के अंदर में। तो ये क्या है, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पेट्रोल और डीजल का? तो वो किसमें आएगा, आएगा। उसके बाद आज हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका इस्तेमाल आज लगभग 70% लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग हम कोई डाटा हम कहीं से गिन करके नहीं बता रहे हैं, डाटा सरकार के पास होगा इसका कि अभी इंडिया के अंदर में कितने लोग जो है एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी ऐसे भी हैं जो गांव के जो इंटीरियर इलाका है जहाँ भी बहुत चीज की कमी है, लाइट की नहीं है, वहां तो एलपीजी का लगता है। तो ये सबको एलपीजी नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। आज शहरी इलाका में तो हम देखते हैं कि हर घर में एलपीजी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो किस में जाएगा, तो हम अगर आपको पूछिएगा कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे, आप हम तो बता दिए बाबू, कोयला कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। पेट्रोल डीजल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। एलपीजी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब इस चीज का समझाने से यही ना पता चलता है वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड एक्सटेंसिवली, यानी जिसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी को कहा जाता है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। which is used extensively। ठीक है, यानी वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल बहुत एक्सटेंसिवली यानी बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल में आएगा क्या है, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, कोई भी इस्तेमाल हो रहा है, एलपीजी भी इस्तेमाल हो रहा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आएगा। दूसरा इसमें एक एलपीजी पेट्रोल होता है, ठीक है। दूसरा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको कहेंगे कि जिसका इस्तेमाल एक्सटेंसिवली नहीं हो रहा है, यानी बहुत जल्दी पैमाने पर नहीं हो रहा है इस्तेमाल, मगर बहुत कम पैमाने पर हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे आज को आप देख लीजिए, सोलर कुकर, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत कम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? सबके घर में सोलर लाइट है नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल हो रहा है, मगर इलेक्ट्रिसिटी है सबके घर, मगर सोलर वाला इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसके घर, यानी सूरज की रोशनी से चार्ज होता है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर सप्लाई होता है, वो सबके घर में नहीं है, बहुत सारे के घर में नहीं है। एक्सेप्शन केस में अगर पूरे दरभंगा में घूमिएगा तो 10 से 12 जगह मिलेगा, ऐसा होगा, या 25 जगह मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बहुत कम अमाउंट में रेयर केस में मिल रहा है, इसका मतलब इसका इस्तेमाल एक्सटेंसिवली नहीं होता है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, मगर आज के डेट में आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना भी पॉपुलेशन यानी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस सोर्स ऑफ एनर्जी का जो इस्तेमाल कर रही है वो सब कन्वेंशनल है। तो इसका मतलब इसको खत्म हो जाना है। जब हम किसी भी चीज पर ज्यादा लोड डालेंगे, जब हम किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो नेचर में खत्म होना ही होना है। तो हमको आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि ऐसा करें ये कभी खत्म नहीं होने वाला,
यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक अर्थ पे सूरज की रोशनी आती रहेगी। आप समझ जाइए, जब तक अर्थ पे सूरज की रोशनी आती रहेगी तब तक आपको ये एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब जब तक इस पर लाइट पॉसिबल है तब तक रोशनी, तब तक हमको एनर्जी मिलेगा। तो हम इसके बारे में सोचिए ना, ये सब बात हमको आसानी से मिल गया, इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये हमको सही हासिल होगा। अगर ये हासिल होगा तो लॉन्ग टाइम हो बहुत, यानी आने वाले जनरेशन के लिए, कई वीडियो के लिए हमारे लिए काम करेगा। तो हम लोग इस पर काम करना नल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इसका इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। जैसे अभी हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, हम लोग विंड एनर्जी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। ये सब क्या है, नल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत कम कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज दो सोर्स ऑफ एनर्जी एनर्जी will give you यानी वैसा ही सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है एक्सपेंसिवली। ठीक है, ऐसे जिस तरह से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक्सपेंसिवली यूज हो रहा है उस तरह से इसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसके एग्जांपल होगा सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी ये भी नल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आता है। विंड एनर्जी ये भी नल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सब चीजों के बारे में। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, रिन्यूएबल सोर्स के एडवांटेज के बारे में, नॉन रिन्यूएबल सोर्स के डिसएडवांटेज के बारे में, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं? आपको मालूम होगा कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर भूकंप आने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से, सुखाड़ यानी वोल्केनो इरप्शन होने की वजह से, ये सब नेचुरल डिजास्टर है। आने की वजह से जब जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन हो गया, प्लांट भी आ सकता है उसमें और एनिमल भी आ सकता है, वो क्या हो जाता है अर्थ के सेंटर में चला जाता है, यानी अंदर चला जाता है, फॉल इनटू द अर्थ क्रस्ट में चला जाता है। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अर्थ के अंदर चले जाने की वजह से अर्थ के प्रेशर और अर्थ के टेम्परेचर, अंदर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के टेम्परेचर और अर्थ के प्रेशर और एयर के एब्सेंस की वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है वो किसमें तब्दील हो जाते हैं, एक फ्यूल की शक्ल में तब्दील हो जाता है। यानी उसी को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सा फॉसिल फ्यूल कैसे बना है इसके बारे में। जैसे इसमें हम लोग को पढ़ना है पेट्रोलियम के बारे में, एलपीजी आ जाएगा, डीजल भी आ जाएगा, और उसके बाद पढ़ेंगे कोल कैसे बनता है, एलपीजी कैसे, क्या इसमें पेट्रोलियम कैसे बनता है। और एक लाइन हम आपको बता दें कि एलपीजी का स्मेल होता है कि नहीं होता? एलपीजी में स्मेल होता है, कभी लीक करता है एलपीजी तो पता चलता है कि एलपीजी लीक कर रहा है, पता चलता होगा, मगर एक्चुअली में नेचुरली अगर देखा जाए तो एलपीजी का कोई स्मेल नहीं होता है, एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होता है। मगर अगर स्मेल नहीं होता है और हम इसका इस्तेमाल अपने घर पे कर रहे हैं, अगर लीक होगा तो पता कैसे चलेगा? इसीलिए एक स्पेशल तरह का स्मेल क्रिएट करता है। इसमें क्या मिलाया जाता है, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आ जाता है, मगर एलपीजी में एक्चुअल में कोई स्मेल नहीं होता है।
तो ये तो ऐसा बताएंगे जब आप लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे एलपीजी के अंदर कौन सा एलपीजी जो है वो क्या है, स्मेललेस गैस है, यानी इसमें कोई स्मेल नहीं होता है। मगर इसमें स्मेल के लिए कौन सा चीज मिलाया जाता है, कौन सा कंपाउंड मिलाया जाता है, वो एथिल मर्क्याप्टन मिलाया जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर एक स्पेशल तरह का स्मेल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में पहले, उसके बाद फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, अब इतने रहने देते हैं। ओके, बाय।